नमस्कार, मैं हूं सुमित। योर मनी में आप सभी का स्वागत है। और योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए आपके सवालों को लेकर, और साथ ही साथ हम बातचीत करते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स के ऊपर, जिनके ऊपर बात करना जरूरी है ताकि आपके पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग बेहतर तरीके से हो पाए और साथ ही साथ आप एक अच्छा पोर्टफोलियो, एक टाइमली पोर्टफोलियो, एक बेहतर रिटर्न देने वाला स्टेबल पोर्टफोलियो बना पाए। अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं आपके इस सवालों के जवाब देने के लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक से बातचीत करने के लिए। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ आप आस्क आवाज योर मनी ये हैशटैग यूज करके भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और ईमेल भी भेज सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, और उसके जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज योर मनी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिनवाइज पीएफएस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश मैम मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे ही। आपके सवालों के जवाब भी उनसे हम लेंगे। तो प्रतिभा मैम से आज बातचीत करने के लिए हमने जो टॉपिक चुना है वो है हाइब्रिड फंड्स को लेके। बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा लोगों ने निवेश किया है। डायरेक्टर साहब कुछ आंकड़े भी चलाएंगे कि पिछले कुछ एक साल में किस तरह से हाइब्रिड फंड के अंदर एसेट एलोकेशन जो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है और रिटेल निवेशक का रुझान भी काफ़ी बड़ा है। तो प्रतिभा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो हाइब्रिड फंड ये होता क्या है, किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, किन लोगों के लिए उपयोगी होता है, किन्हें निवेश करना चाहिए, इसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। फिर आगे हम इससे जुड़ी और सवाल पूछेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ प्राइमा फेसी हाइब्रिड फंड के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हाइब्रिड फंड्स जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, ऐसे टाइप का फंड है जो दो असेट क्लास या उससे ज्यादा असेट क्लास में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि इक्विटी, हाइब्रिड और कमोडिटीज, मतलब गोल्ड भी हो सकता है। तो ये फंड्स बहुत चर्चे में है और बहुत अच्छी बात है, स्पेशली इन अ टाइम लाइक दिस जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई टच किया है एंड एवरीथिंग इज लुकिंग हंकी डोरी। तो लोगों को अगर कभी बेचना हो और खरीदना हो तो दो चीज होती है, एक तो एग्जिट क्लॉज लग जाती है, 1 साल के अंदर आप बेच रहे हो, फिर टैक्सेशन भी लग जाती है, और आपको सबसे बड़ी बात ये डिसाइड करना होता है कि कब आपको कहाँ से निकलना है, कहाँ पे निवेश करना है। आमतौर पे जो नॉर्मल पीपल होता है उनको डिसाइड करना बहुत मुश्किल पड़ता है। ये प्रोफेशनल डिसाइड करते हैं कि कितना आपका इक्विटी में होना चाहिए, कितना डेट में होना चाहिए। अगर वो बेचते हैं, खरीदते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता, कोई एग्जिट क्लॉज नहीं लगता। तो हाइब्रिड फंड इज अ गॉड सेंड कैटेगरी मेरे हिसाब से, और जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनको हमेशा इससे स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ सकते हैं वो इक्विटी, प्योर इक्विटी फंड्स में करने के लिए। तो प्रतिभा मैम, क्योंकि आप सब आपके जैसे हम जानकार नहीं हैं, तो अगर किसी आम आदमी को समझना हो कि हाइब्रिड फंड और मल्टी एसेट फंड, इन दोनों में क्या अंतर होता है, पहली चीज तो ये आप टेक्निकली समझाइए कैसे इसको हम सेग्रीगेट करें। दूसरा, कोई मल्टी एसेट फंड लेने का इच्छा रखता है तो वो हाइब्रिड में जाए या मल्टी एसेट में जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, या फ्लेक्सी कैप, क्योंकि यहाँ कैपिटल की बात आपने की नहीं, यहाँ मल्टीपल असेट्स की बात की है, इसलिए मैं फ्लेक्सी कैप को इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ। सो कैसे ये तीनों का ब्लेंड बनाए या कैसे इन तीनों में डिफ्रेंशिएट करें? तो हाइब्रिड फंड्स की जहां तक बात है, वहां पे सब कैटेगरीज होते हैं। मल्टी एसेट फंड जो है 3 कैटेगरीज में इन्वेस्ट करती है, इक्विटी, डेट और कमोडिटी, गोल्ड भी होता है। तो ये भी एक टाइप का हाइब्रिड फंड ही है। तो हाइब्रिड फंड में ऐसे भी होता है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड बोला जाता है, जिसमें 10 से 25% इक्विटी होता है और बाकी सब डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसमें ये डेट काइंड ऑफ टैक्सेशन लगता है, मतलब आपके सैलरी स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लग जाएगा। जहां 40 से 60% तक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होता है उसे बोलते हैं बैलेंस हाइब्रिड फंड। ओके, मल्टी एसेट फंड वो होता है जहां पे 3 एसेट क्लास होते हैं, इक्विटी, डेट और आमतौर पे गोल्ड। बैलेंस एडवांटेज वो होता है जहां पे ऊपर नीचे इक्विटी के वैल्यूएशंस के हिसाब से ऊपर नीचे एसेट एलोकेशन को एडजस्ट किया जाता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 65% से कम इक्विटी नहीं होगा और इसलिए आपको इक्विटी टैक्सेशन मिल जाता है। तो 6 टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड जो आते हैं उसमें होता है मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज्यादा जो पैसा आया वो आर्बिट्राज फंड्स, फिर आपका बैलेंस एडवांटेज फंड्स, आपका मल्टी एसेट फंड और कंजर्वेटिव और बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स। ये बहुत सारी कैटेगरीज है फंड्स में, अलग अलग टैक्सेशन है और अलग अलग लोगों के लिए ये उचित है। जो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो तो अलग फंड करें, और जो आप तीनों एसेट्स में ऊपर नीचे करना चाहते हो तो अलग फंड्स चुनें। तो
प्रतिभा मैम, आपने ये कि इतने सारे कॉम्प्लेक्स फंड्स के नाम भी ले लिए, तो आर्बिट्रेज हाइब्रिड फंड, मैं इसी से ही शुरुआत करूंगा। बाकी फंड तो चलिए फिर भी नाम से समझ में आ रहे हैं कि सिचुएशन कैसी होगी। आर्बिट्रेज फंड, इसको कैसे रीड करें? और क्योंकि पब्लिक का सबसे ज्यादा है, जो रिटेल निवेशक है उनका सबसे ज्यादा रुझान इसी में आया है, तो ऐसी क्या सिचुएशन अराइज हो गई कि ये फंड मैनेजर्स उनको निवेश करवा रहे हैं, या आम रिटेल निवेशकों का ही रुझान बढ़ गया इसको लेकर, जिसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? आई थिंक ये आर्बिट्राज फंड्स में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर्स है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स है। अगर आप ध्यान देंगे तो लास्ट ईयर 2023 में मार्च तक डेट टैक्सेशन अलग था। डेट फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो आपका टैक्सेशन बेनिफिट्स मिलता था आपको कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में। ये हटा दिया गया है अप्रैल से लेकर। तो जो लिक्विड फंड्स में शॉर्ट टर्म के लिए, मान लो अब 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आपको पार्क करना है, अगर आप डेट फंड में करोगे तो पूरा टैक्स लग जाएगा। जितना भी अच्छा रिटर्न ना आए, 33% अगर टैक्स कट जाएगा तो बहुत कम रिटर्न आते हैं। तो आर्बिट्राज फंड्स वो बहुत अच्छे फंड्स है जहां पे ज्यादा वॉलेटिलिटी रिस्क नहीं होता है। कम से कम मेरे हिसाब से मिनिमम ड्यूरेशन आपको 3 महीना तो रख के चलना है। 3 महीने के लिए अगर आप पार्क कर रहे हो तो आपका नेगेटिव रिटर्न आने का चांसेस बहुत कम है। और इक्विटी टैक्सेशन मिलता है, मतलब अगर आपने 1 साल के अंदर भी बेच दिया तो सिर्फ 15% आपको टैक्स भरना है। और 1 साल तक आप रुक गए, 1 साल के बाद बेच रहे हो, सिर्फ 10% कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ता है। व्हेन यू कंपेयर दिस अगेंस्ट डेट फंड्स जो आज की तारीख में है, उसमें पूरा अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको पे करना है, विच इज 33%, 20% जो भी है, काफी ज्यादा टैक्स लगता है। सो आर्बिट्राज इज अ वेरी सेफ बेट फॉर शॉर्ट टर्म पार्किंग विद इक्विटी टैक्सेशन एंड लार्जली यूज्ड बाय हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट्स। बिकॉज ये डेट का जो टैक्सेशन चेंज हो गया, शायद रिटेल कस्टमर के ध्यान में भी ये आ गया। और हाल ही में लास्ट ईयर में अगर आप देखेंगे ये आर्बिट्राज कैटेगरी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 7.3 7.4% एवरेज रिटर्न सबने दिया, इससे बेहतर दिया है, बेटर देन एवरेज फंड्स ने। इट्स अ वेरी गुड पार्किंग ऑप्शन। तो अलग अलग हाइब्रिड फंड्स पे, वैसे इस पे चर्चा अगर शुरू करी गई तो आधे घंटे तक खिंच जाएगी, लेकिन जो छोटी छोटी डिटेल, जो शुरुआती डिटेल है वो आपके सामने रख दी कि हाइब्रिड फंड क्यों ज़रूरी होता है, कौन कौन से तरह के होते हैं, किनको निवेश करना चाहिए और कैसे अंतर आप ढूंढेंगे इसका मल्टी एसेट फंड के साथ। आगे बातचीत करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अब कुछ दर्शकों के सवाल भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं देहरादून, वहाँ पर हमारे साथ सनी सचदेवा साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सनी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सनी जी जी नमस्कार। सनी जी क्या सवाल है आपका? सर, एक तो मुझे अपना एमएफ पोर्टफोलियो तो मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना। एक तो मुझे ये कंफर्म करना था कि कुछ चेंजेस, कुछ प्लस या कुछ माइनस इनमें फंड्स की सिलेक्शन का, क्योंकि अभी मुझे अराउंड 4 से 5 साल हो गए हैं सर इन्वेस्ट करते हुए। और जो गोल है दैट इज अराउंड 10 से 12 साल और फर्दर इन्वेस्टमेंट का। तो एक तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कितना कॉर्पस मैं एक्यूमुलेट कर पाऊंगा उस टाइम तक। एंड सेकेंडली डाउन द लाइन ये जो पोर्टफोलियो है इसमें कुछ फंड्स का सिलेक्शन अगर आप व्यू कर पाए तो। ओके तो सनी सर, आप क्या अपनी एसआईपीज में, क्योंकि आपने 38,500 की एसआईपी की बताई है, तो इसमें क्या कुछ बदलाव अगर बढ़ाने की जरूरत पड़े थोड़ा बहुत आगे चल के, तो आप बढ़ा सकते हो? चलिए शायद संपर्क टूट गया। प्रतिभा मैम, इन्होंने 10 से 12 साल के लिए एक कॉर्पस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना 38,500 के आसपास की इनकी एसआईपी है। 35 साल करीब इनकी एज है और ठीक मतलब टाइमली ये चल रहे हैं, 20 लाख का पोर्टफोलियो इकट्ठा कर चुके हैं। क्या करना चाहिए इनके पोर्टफोलियो में बदलाव, और कितने कॉर्पस की उम्मीद ला के चले? जो करंट पोर्टफोलियो है जो 20 लाख इकट्ठा हो गया है, अगर 12% रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो 78 लाख इकट्ठा हो जाएगा 12 साल बाद। 12% रिटर्न और 12 साल बाद 78 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। और यही जो एसआईपी करे 38,500 का, अगर उसको स्टेडी ही रखेंगे, उसको स्टेप अप नहीं करेंगे, तो उनका 1.22 करोड़ तक इकट्ठा हो जाएगा सिर्फ एसआईपी के थ्रू। मतलब कुल मिला के 2 करोड़ तक इकट्ठा हो जाएगा। आज की तारीख में जब हम 12% की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं बहुत कम बोल रहे हो, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हैं।
मैं तो बताऊंगी आप 12% ही रखो अपनी प्लानिंग में। अगर ज्यादा आ गया तो एवरीबडी इज हैप्पी, अगर आप ज्यादा रखोगे और कम आया तो प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपका कितना बन सकता है, अगर 14% रिटर्न मिल गया आपको तो 2 करोड़ के बदले में ये 2.4 तक आ जाएगा, 2.38 कुछ आ रहा है तो 2.4 तक आ जाएगा। और अगर आपका 14 के बदले में ये बम्पर ईयर गया और आपका 16% रिटर्न आ गया तो 2.84 तक आपका रिटर्न आ सकता है, 2.84 करोड़। तो एक तो आप बेस 12% ही रखो, एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा आएगा तो आप भी हैप्पी हो जाओगे, और हो सके तो स्टेप अप करते रहो, इससे कहीं ज्यादा आप इकट्ठा कर पाओगे 12 साल में। जहां आपके पोर्टफोलियो की बात है, एज इज इन मेनी केस सनी जी, बहुत सारे लोग आज के तारीख में मिड और स्मॉल कैप हैवी है, और आपका पोर्टफोलियो बहुत ही मिड और स्मॉल कैप हैवी है। 55% आपका जो पोर्टफोलियो है वो मिड और स्मॉल कैप में है। तो इसलिए ये बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है ये पोर्टफोलियो में। तो हमारा सुझाव रहेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं तो थोड़ा बैलेंस पोर्टफोलियो रखना बेटर होगा। इसके लिए आपको कुछ फंड स्टॉक करने हैं, कुछ ऐड करने हैं और कुछ मेंटेन करने हैं। तो हमारा ये सुझाव है कि आप जो LIC लार्ज कैप में 2000 और LIC फ्लेक्सी कैप में 2000 का निवेश कर रहे हो उसको बंद कर दें, और जो क्वांट एक्टिव में 5000, क्वांट स्मॉल कैप में 5000 और निपॉन स्मॉल कैप में आप 5000 का कर रहे हो, इसको थोड़ा कम करें, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप हमें कम करना है। एक्टिव को कर दे 4000, स्मॉल कैप क्वांट को कर दे 2000 और निपॉन को भी 2000। और जो अभी पैसे आपने बचाए ये सब बंद करके तो वो इंक्रीज कीजिए लार्ज कैप और फोकस फंड में। जो ICICI आपका जो करंट पोर्टफोलियो है उसी से हम बता रहे हैं, 3000 का आप SIP करो, उसको 5000 बढ़ा दीजिए, मतलब 2000 बढ़ा के 5000 कर दीजिए। फ्रैंकलिन फोकस 3 से 4000 कर दीजिए, और मेरे साथ लार्ज एंड मिड कैप को 2 से 5000 कर दीजिए। अभी तक हमने कुछ फंड्स ऐड नहीं किए हैं। जो वैल्यू डिस्कवरी है वो जैसे आपका 7500 जा रहा है वो जाने दीजिए, उसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है। और बाकी जो आपने बचाया 5000 उसे लार्ज कैप फंड जैसे कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी में आप निवेश करें तो आपका बैलेंस हो जाएगा पोर्टफोलियो। ये चेंजेस करने की वजह से आपका टोटल पोर्टफोलियो हो जाएगा 60% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 15% स्मॉल कैप। तो थोड़ा उतार चढ़ाव कम होगा और आप लंबे समय अवधि तक बने रह सकते हो और अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हम्म। तो आपकी स्क्रीन पे ये नंबर आप देख रहे हैं सनी सर, ये नंबर वैसे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं कि 12% की दर पर आपको 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा, और 14% की दर पे करीब 2.4 करोड़ हो जाएगा, और 16% की दर पे 2.9 करोड़ के आसपास हो जाएगा। बट दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पहला परसिस्टेंसी, दूसरा पेशेंस, तीसरा एक और जो इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये भी है कि आपने जो चुनाव किया हुआ वो मिड कैप है, तो अब तक की तेज़ी ज़्यादा है, आगे चल के आप लार्ज कैप में जाएंगे तो थोड़ा सा स्टेबल होना ज़रूरी भी है। तो इसीलिए थोड़े फेरबदल बताए गए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अब कलकत्ता चलते हैं। दास साहब वहाँ पे मौजूद है, रयांक दास साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दास साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दास साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ मेरा ये सवाल है कि मेरे पास अभी 3 फंड है, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन एंड HDFC बैलेंस एडवांटेज। 6 मंथ पहले 6 मंथ पहले मेरा 3 लाख अमाउंट मैंने इन्वेस्ट कर दिया, 1-1 लाख करके। हाँ तीनों फंड में 1 लाख करके मैंने डाल दिया, और अभी मेरे पास 9 लाख अमाउंट बचा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो 3-3 लाख करके वो तीनों फंड में मैं डाल दूं। कि अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट और शुड आई वेट, बिकॉज मार्केट जो है ना अभी तो बहुत ही वोलेटाइल है, और ये इस कंडीशन में तो यही मेरा सवाल है। और अगले जो साल है उसमें साल से मैं SWP स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो दास साहब मेरा भी एक सवाल है आपसे। आपने जिन 3 फंड्स में पैसा डाला है, क्या उनकी परफॉर्मेंस से आप संतुष्ट हैं? थोड़ा बहुत। तो अगर आपको कोई राय देंगे प्रतिभा मैम कि आप अपने नए किसी फंड में निवेश कर दें तो आप कर सकते हैं बदलाव? हाँ जरूर कर सकते हैं। चलिए, तो प्रतिभा मैम ऑलरेडी निवेशित हैं, 3 लाख इन्होंने अलग अलग हिस्से में 3 हिस्सों में करके निवेश किया था। अब ये अतिरिक्त 9 लाख रुपए निवेश करना चाह रहे हैं। क्या एग्जिस्टिंग फंड्स में निवेश करना इनके लिए ठीक है, या
कोई नए फंड आप इन्हें सुझाएंगे जहां पे निवेश इन्हें करना चाहिए? पहला पार्ट तो ये स्ट्रेटजी सही है? स्ट्रेटजी मतलब अभी वेट करें बाजार के फॉल होने का या निवेश शुरू करें, क्योंकि बाजार का फॉल ये लमसम है, तो ये इसलिए भी इनके लिए ज़रूरी है जानना। और दूसरी चीज़, ये अगले साल से SWP शुरू करेंगे, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए क्या करें? रांग जी, आपने बहुत अच्छा चुना कि अभी आप इन्वेस्ट करेंगे और यही फंड से आप SWP करेंगे। और ये जो मार्केट सिचुएशन है ना, जो मतलब थोड़ा टेंशन वाली सिचुएशन होती है लमसम इन्वेस्ट करने के लिए, यही सिचुएशन के लिए बनाया गया हाइब्रिड फंड। और आपका पोर्टफोलियो पूरा हाइब्रिड है, मल्टी एसेट फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, आपने फंड्स भी अच्छे चुने हैं, तो ये करेक्ट स्ट्रैटेजी है। और हमारा मानना है कि किसी को नहीं पता है कि कब गिरेगा कब उठेगा, लेकिन अगर एक कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो वो हाइब्रिड है। तो हमारा ये सुझाव होगा कि आपके एग्जिस्टिंग फंड्स अच्छे हैं, उसी में आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते, आपने बताया था 9 लाख, तो 3-3 लाख आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट करें, लेकिन लमसम इकट्ठा एक ही दिन में नहीं। अगर आप हो सके तो इसको STP के तौर पे करें, वही फंड हाउस का आप लिक्विड फंड में डाल के वहां से 6 हफ्ते तक आप ट्रांसफर करते रह सकते हैं। बीच में अगर मार्केट में कुछ करेक्शन वगैरह आया तो आप उस दिन स्टॉप करके पूरा का पूरा आप शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात, आपने आज का टॉपिक भी हाइब्रिड फंड था, तो अगर आप देखेंगे तो आपने 2 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड चुने हैं, ICICI प्रूडेंशियल और निप्पॉन। क्या आपको पता है कि दोनों का टैक्सेशन अलग अलग है? ICICI का जो है वो इक्विटी टैक्सेशन है, मतलब 1 साल के बाद जितना भी आपका उसमें से गेन्स होगा, वो कैपिटल गेन्स 10% रख जाएगा और 1 साल के अंदर 15%। और जो निप्पॉन है उसका डेट टैक्सेशन, मतलब 3 साल के अंदर 3 साल के बाद आपको 20% इंडेक्सेशन के साथ आपको टैक्स लगने वाला है। तो जब आप STP कर रहे हो, SWP कर रहे हो, तब आपको ये सोचना है कि आपका कौन सा स्लैब है और कौन सा फंड से आपको निकालना है। तो आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल गया, इक्विटी टैक्सेशन से निकालना है कि डेट से निकालना है, ये भी सोच सकते हो। बहुत खूब आपने चॉइस किया है, तो इसी में करिए और STP के थ्रू करिए 6 वीक्स, क्योंकि हाइब्रिड है। अगर इक्विटी होता तो हम थोड़ा लंबा समय अवधि तक STP करते रहेंगे। हर हफ्ते में आप 50-50 हजार करोगे हर फंड में, तो 9 लाख हो जाएगा 6 वीक्स के। तो दास साहब, आपको राय दी गई है, आप अकॉर्डिंगली कुछ फेरबदल कर सकते हैं। इस पूरी राय में एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप अगर 9 लाख भी पूंजी लगाना चाह रहे हैं तो जो 3-3 लाख हैं, उन 3-3 लाख को भी छोटे छोटे सेगमेंट में डाल दीजिए, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता बाजार कब गिरेगा या कब चढ़ेगा। सो बेटर ये है कि आप जब टाइम नहीं कर सकते हैं तो उस टाइम के साथ जितना एडजस्ट कर सकते हैं उतना कर लीजिए, तो वो आप इसको और छोटे छोटे ब्रैकेट्स में डाल के एटलीस्ट अपनी पूंजी को सेफ गार्ड कर सकते हो। तो आप वैसे एक बार को निवेश करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब चलते हैं श्रीनिवास जी के पास, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास मूर्ति जी हैं। श्रीनिवास जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सुमित जी, हाय, नमस्कार सर। मैं बैंगलोर से फोन कर रहा हूँ। मेरा EPF प्लस कंपनी कंट्रीब्यूशन मिला के अराउंड 1.5 लाख है। ऑन टॉप ऑफ इट मैं 1 लाख VPS से इन्वेस्ट करता हूँ। तो इफ आई क्रॉस 2.5 लाख तो कितना टैक्स लगेगा, और वो कैन आई एक्सीड 2.5 लाख लिमिट, कैन आई गो अप टू 3 लाख? दैट्स माय क्वेश्चन। ओके, तो आपके पूरे निवेश का ये हिस्सा है या पूरा निवेश ही यही है मूर्ति साहब? जो है पूरा VPF, EPF और मेरा कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, कंपनी प्लस VPF मिला के 2.5 है। अगर मैं क्रॉस करता हूँ 3 लाख तक का तो टैक्स लगेगा क्या, और ये बेटर ऑप्शन है क्या इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं, मैं मूर्ति वो मैं समझ गया, लेकिन आपका जो टोटल निवेश है उसका एक हिस्सा EPF और VPF है या पूरा निवेश ही आपका EPF और VPF में होता है? नहीं, मेरा जो निवेश पूरा मिला के 2.5 लाख है सर, VPF और EPF मिला के। ओके ओके। प्रतिभा मैम, EPF और VPF में करीब करीब 2.5 लाख का ये निवेश कर रहे हैं। ये निवेश इतना ठीक है या इससे ज़्यादा निवेश कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कितना टैक्स लगेगा? ये अभी 30% के टैक्स के दायरे में आते हैं, ये खुद कह रहे हैं। तो क्या 2.5 लाख से अधिक टैक्स करने पर, निवेश करने पर इन्हें टैक्स लगेगा? और क्या क्या ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल हैं इस सिचुएशन में?
श्रीनिवास जी, जैसे आपने बताया, आपका दो कंपोनेंट होता है ईपीएफ का। एक तो आप कंट्रीब्यूट जो करते हो और एक एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें आपको हमें जानना जरूरी है कि आपका एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जहां तक आपका कंट्रीब्यूशन का सवाल है, जो आपका वॉलंटरी भी है और एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन मिला के अप टू 2.5 लाख कंट्रीब्यूशन में कोई टैक्स नहीं लगना है, आपको 8.25% मिलेगा। अगर आप खुद का कंट्रीब्यूशन बोथ मिला के 2.5 लाख से ज्यादा करते हो, तब आपको जो एक्स्ट्रा आपने इन्वेस्ट किया उस पे टैक्स लग जाएगा आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। मतलब 8.25% आपको रिटर्न मिलेगा, और उसमें वो जो एक्सेस आपने किया, मतलब 2.5 के बदले में आपने 3.5 कर दिया, तो वो 1 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट है उस पे टैक्स लग जाएगा 30%। तो आप इतना ही करें। टोटल आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से बढ़ना नहीं चाहिए। इट्स अ वंडरफुल थिंग कि एज एन सैलरीड एम्प्लॉई आप ईपीएफ रखें, लेकिन उसके साथ साथ जो सुमित जी भी पूछना चाह रहे थे, आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी आप इन्वेस्ट करेंगे उम्मीद है, और उसमें आप फोकस भी कीजिए। तो मूर्ति साहब, मेरा सवाल यही था जो प्रतिभा हम पूछ रही थी कि अगर आप निवेश करते हैं तो ईपीएफ और वीपीएफ या प्रोविडेंट फंड में निवेश करना तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी करना करिए आप, सही भी है तरीका वो, लेकिन यही केवल निवेश नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा निवेश का दायरा बढ़ाकर इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, जो आपको सूट करे, आप उसके हिसाब से भी अपने दायरे को और बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक दायरा आप ज़रूर लेकर चलिएगा, आधार मान के एटलीस्ट आप चलिएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आगे भी हम प्रतिभा से बातचीत जारी रखेंगे हाइब्रिड फंड के ऊपर भी, और साथ ही साथ कुछ और सवाल भी हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। योर मनी और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं हाइब्रिड फंड्स को लेकर, साथ ही साथ प्रतिभा मैम हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग सवालों के जवाबों को लेकर भी। एक और सवाल जो कि राजकुमार जी का आया है बाड़मेर राजस्थान से, उन्होंने उनकी उम्र 40 साल है, उनका मौजूदा निवेश करीब 10,000 की एसआईपी के आसपास है, पोर्टफोलियो 3 लाख का है, और ये 20 साल में एक कॉर्पस की उम्मीद लाकर चल रहे हैं, किस तरह कॉर्पस बनेगा। प्रतिभा में इन्होंने अपना फंड भी आपको भेजा है, इसके अंदर कई सारे एसबीआई के फंड भी हैं, एसबीआई के लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड भी है, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड भी है। तो एसबीआई का शायद इन्हें ये जहां से निवेश करते हैं वो एसबीआई है, या फिर जिसके जरिए निवेश करते हैं उन्होंने इन्हें शायद एसबीआई के ज़्यादातर फंड सुझाए हैं। आप क्या कहना चाहोगे, क्या सारे फंड सही हैं, सारे के सारे फंड क्योंकि एक ही एएमसी के हैं, क्या ये सही है और कैसे बदलाव की ज़रूरत है इन्हें? पहले देखते ही यही चीज याद आता कि ये सारे एक ही एएमसी के हैं। आमतौर पे 2-3 एएमसी में थोड़ा डाइवर्सिफाई करना अच्छी बात होती है। तो ये एक बात है कि अगर आप, हमने सजेशन जो दिया है वो अदर फंड्स का भी दिया है, लेकिन अगर आप इंसिस्टेंट हो नहीं हमें एसबीआई करना है, उसका भी सजेशन दिया है। हम तो यही सुझाव देंगे कि आप डाइवर्सिफाई करो। नंबर 2 है कि आपने सब डिविडेंड ऑप्शन चुना है। अब डिविडेंड का जो टैक्सेशन है वो जो चेंज हो गया, तो अगर आप डिविडेंड लेंगे तो डिविडेंड टैक्सेबल होता है। मतलब आप बाद में टैक्स भरने के बदले में अभी अपनी सैलरी स्लैब के हिसाब से टैक्स भर रहे हो, और कंपाउंडिंग का इफेक्ट को थोड़ा बहुत आप तोड़ रहे हो। अगर आपका टैक्स स्लैब में नहीं है तो अलग बात है, नहीं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पूरा ग्रोथ फंड में ही डालें। तो वो क्या होता है कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट तभी आता है जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनती जाए, इंटरेस्ट पे टैक्स निकाल के इंटरेस्ट लगेगा तो थोड़ा कम कंपाउंडिंग का इफेक्ट आएगा। तो ये 2 चीज है। जहां तक आपकी फंड्स की सुझाव है, आपका कंसंट्रेशन एक एएमसी का ये तो बता दिया। दूसरी बात, आप बहुत लंबे समय अवधि की बात कर रहे हो, 20 इयर्स के लिए हमारे हिसाब से हाइब्रिड फंड जो है वो मीडियम टर्म के लिए 3 से 5 साल के लिए ठीक है। 20 इयर्स के लिए अगर आप हाइब्रिड में इन्वेस्ट करोगे तो उसका ग्रोथ का भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज आपका स्टेबिलिटी रहेगा तो उसके साथ ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो हमारा सुझाव है कि उसको बंद करके आप पूरा इक्विटी फंड में ही करें। और जो ईएसजी फंड है एक तरह का थीमेटिक फंड है, तो इसके बदले में आप एक डाइवर्सिफाइड फंड ले लेंगे तो अच्छा होगा। तो हमारा सुझाव है कि आप एसबीआई ईएसजी जो है वो 2000 एसआईपी कर रहे हैं वो बंद कर दें, और इक्विटी हाइब्रिड बंद कर दें, और इसकी जगह पे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी में 2000, एक्सिस मिड कैप में 1000 रुपया और एक्सिस स्मॉल कैप में 1000 कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बताते हैं नहीं हमें एसबीआई ही करना है, तो एसबीआई ब्लू चिप में कर दीजिए 2000, और एसबीआई मिड कैप में 1000 रुपया और एसबीआई स्मॉल कैप में 1000 रुपया।
जहां तक आपकी जमा पूंजी की बात है, आप यही इन्वेस्टमेंट्स करते रहोगे तो आपका जो आज की तारीख में 3 लाख का पोर्टफोलियो है, वो 20 साल के बाद बन जाएगा करीब करीब 30 लाख। और आपका एसआईपी है 98 तक बन जाएगा, तो टोटल आपका 12% के हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से 1.28 करोड़ बन जाएगा। अगर 14 मिलेगा तो 1.71, और अगर 16 मिलेगा तो 2.31। और रिपीटेडली यही बोलती हूँ, 12 ही सोच के चलिए, ज्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात। तो ये नंबर आपको बताए जाते हैं इसलिए कि अगर आप या तो अवधि बढ़ा दीजिए या बाजार आपको रिटर्न बढ़ा दे, तो ये दो चीजें हो सकती हैं। रिटर्न बाजार का बढ़ाना वो बाजार के हाथ में है, आपके हाथ में अवधि बढ़ाना है, तो आप अवधि बढ़ाएंगे तो शायद इस तरह के रिटर्न बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। प्रतिभा मैम, हर बार की तरह आपने जो इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, पीछे जो रखी हैं, उसके आधार पर टॉप 4 फंड्स। टॉप 4 फंड्स आज की तारीख में कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप फंड, आप देख रहे हो दोनों मिड कैप स्मॉल कैप नहीं है। और हाइब्रिड फंड में एडलवाइस, बैलेंस एडवांटेज और आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड। तो ये 4 फंड्स और चारों अलग अलग एएमसी के, ये इसलिए भी बताए गए हैं ताकि आप एक एएमसी अगर कोई पसंद करते हैं तो उसमें से भी आपको एक नाम चुन सकते हैं। तो इन 4 फंड्स के ऊपर आप अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और हाइब्रिड फंड पर एक अच्छा सा डिस्कशन हमारे साथ करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ अपना समय देने के लिए। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।